बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की वीडियो को। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या सलूक करती है, बॉडी ड्रग को कितना एब्जॉर्ब होने देती है, बॉडी ड्रग को कब मेटाबोलाइज करेगी, कब एलिमिनेट करेगी, बॉडी ड्रग को कितना स्प्रेड होने देगी, ये सारा कुछ। ठीक होगी बात। तो उसमें हम पहले देखते हैं जनाब मूवमेंट ऑफ ड्रग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को कि ड्रग ने बॉडी के अंदर जब मूव करना होता है तो उसमें क्या क्या कुछ होता है। सब नंबर एक तो होती है परमिएशन। जाहिर सी बात है, आपने ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, उसने मसल से ब्लड वेसल की वॉल में एंटर होना है, वहां पे यानी कि परमिएट करना है, फिर किसी सेल में एंटर होना है, तो यानी कि वॉल्स को परमिएट मुख्तलिफ जगहों पे करना पड़ेगा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा अगर एक ड्रग किसी भी कंपार्टमेंट से किसी और कंपार्टमेंट में जाना चाह रहा है। सही, तो ये किस तरह से ट्रेवल करता है। नंबर एक हम डिस्कस करते हैं एक्वस डिफ्यूजन। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा, मिसाल के तौर पर समझ लीजिएगा ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है या एक कैपिलरी है। इस कैपिलरी के अंदर मुख्तलिफ तरह के पोर्स होते हैं। अब कुछ पोर्स होते हैं जिनके अंदर वाटर होता है, या कह लो कि वो पोर्स होते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। तो अगर हमारे पास एक ड्रग आया है जो कि वाटर सॉल्युबल है तो वो बड़ी आराम से इस पोर के थ्रू गुजर जाएगा। सही। अब बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शन हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की कैपिलरीज होती हैं। हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी कैपिलरीज में ये एक्वस पोर्स छोड़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेन की कैपिलरीज, टेस्टिस में, और इस तरह कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी कैपिलरीज के अंदर ये पोर्स कम होते हैं। तो यानी कि इन ऑर्गन्स में ऐसे ड्रग्स जो कि एक्वस सॉल्युबल हों वो वाले ड्रग्स नहीं जा सकेंगे, या उन ड्रग्स की वहां पे रीच कम होगी। सही की बात। तो आपने अगर कोई ऐसा ड्रग दिया जो कि वाटर सॉल्युबल है, वो ड्रग आपके ब्रेन तक कम पहुंच सकेगा। ऑलराइट। अच्छा, कोई भी ड्रग है वो मेम्ब्रेन के क्रॉस कितना पास करेगा, कितनी उसकी डिफ्यूजन होगी, ये डिपेंड करता है फिक्स लॉ पे। सही। अब फिक्स लॉ बेसिकली क्या है? फिक्स लॉ सिंपली आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होती है अगर आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर तो आपके पास ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है इतनी और बाहर है इतनी बार भी है, ठीक, तो बहुत थोड़ी सी डिफ्यूजन होगी। लेकिन अगर ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर बहुत थोड़ी है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतनी ही ज्यादा डिफ्यूजन। तो आपने देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। दूसरा, अगर ये जो मेम्ब्रेन है कैपिलरी की ये ज्यादा परमिएबल है तो ज्यादा डिफ्यूजन होगी, कम परमिएबल है तो कम डिफ्यूजन होगी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, अगर कैपिलरी का ज्यादा एरिया मिलता है ड्रग को डिफ्यूज होने के लिए तो ज्यादा परमिएबिलिटी होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस से, यानी कि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी वॉल की उतना ही मुश्किल होगा डिफ्यूज करना। तो ये सिंपल डिफ्यूजन को मतलब डिफ्यूजन के रेट को डिफाइन करने के लिए फिक्स लॉ है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिएबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। डन हो के बाद हम इसको पहले डिस्टेंस भी कहते हैं जब पहले हम डिफ्यूजन वगैरह के फॉर्मूला पढ़ते हैं फिजियो वगैरह में। डन। अच्छा, एक्वस डिफ्यूजन कितनी होगी ये डिपेंड करता है फिक्स लॉ पे। जितना एरिया होगा उतनी एक्वस डिफ्यूजन होगी, जितनी परमिएबिलिटी यानी कि जितने एक्वस पोर्स होंगे उतनी डिफ्यूजन होगी। गुड होगी बात। फिर आती है लिपिड डिफ्यूजन, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल है। वो तो जाहिर सी बात है बड़े आराम से पास कर जाएंगे क्योंकि मेनली आपकी जो सेल की वॉल होती है वो एक लिपिड बाय लेयर ही होती है। तो यानी कि हर सेल ही मतलब किसी भी मेम्ब्रेन को पास करना इनके लिए तो वैसी मुश्किल नहीं होगा। ठीक, ये सारी पैसिव डिफ्यूजन है, इन सारी डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए अभी। तीसरी ट्रांसपोर्ट की सूरत होती है ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल कैरियर्स, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस के लिए खास कैरियर प्रोटीन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लो ये जो ग्रे कलर की बनाई हुई है ये एक खास कैरियर प्रोटीन है। सही के बाद ये कैरियर प्रोटीन किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को अपने थ्रू ट्रेवल करवाएगी। तो अगर एक ड्रग आया है जो कि आमतौर पे ना एक्वस पोर्स से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, उसके लिए कैरियर प्रोटीन मौजूद है, तो वो ड्रग अपनी कैरियर प्रोटीन से होता हुआ गुजर जाएगा। अच्छा, अब ये जो ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स है, ये वाली ट्रांसपोर्ट फिक्स लॉ पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? देखो, एक्वस डिफ्यूजन वगैरह में तो हमने कहा था भाई जितनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ती जाएगी उतनी डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी, जितना एरिया होगा उतनी डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी। यहां पे डिफ्यूजन उतनी ही बढ़ सकेगी जितने आपके पास ये वाले स्पेशल कैरियर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कैपिलरी है, इसके अंदर हमारे पास यूं 3 कैरियर्स मौजूद हैं। ठीक है, 3 कैरियर्स। ठीक, इन तीनों कैरियर में से जो भी आपके पास ड्रग आया है वो ड्रग गुजर रहा है। ये ड्रग आया जी, ये ड्रग गुजर रहा है, तीनों कैरियर में से गुजर रहा है। हर सेकंड में एक एक मॉलिक्यूल जो बाहर चले जाते हैं, यानी कि टोटल 3 मॉलिक्यूल हर सेकंड में बाहर चले जाते हैं। आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को चाहे बढ़ा दो, 3 से ज्यादा जा ही नहीं सकते क्योंकि और कैरियर्स ही नहीं है आपके पास। ठीक है, आप चाहे एरिया को और बढ़ा दो, भाई 3 से ज्यादा जा ही नहीं सकते।
तो ये आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट तक चला जाता है, उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। तो ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैरियर्स है, ये फिक्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ये बस एक हद तक एक लेवल अटेन कर लेती है और उससे ज़्यादा फिर इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक, इसकी एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, जैसे जीनोबायोटिक्स हैं जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ ड्रग्स जो कि स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही अपनी साइट पर रीच कर रहे होते हैं। फिर ये जो कैरियर्स हैं इनके हमारे पास इनहिबिटर्स भी होते हैं। अगर किसी भी ड्रग का कैरियर का इनहिबिटर आ गया है तो जाहिर सी बात है वो वाला ड्रग ब्लड से कम निकल सकेगा, सही की बात। और यहाँ पे उसकी वो एंटी डिप्रेशन वगैरह की एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं, आप रीड करेंगे बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि ना तो एक्वस डिफिशिएंसी आ सकते हैं, ना लिपिड डिफिशिएंसी आ सकते हैं, ना ही उनके लिए कुछ स्पेशल कैरियर्स मौजूद हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी ट्रेवल कर जाते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब यह है कि जो कैपिलरी की या किसी भी ब्लड वेसल की वॉल होती है, वो पूरी वॉल एक वेसिकल फॉर्म करती है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं गट के अंदर जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास आ रहा है विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 खुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्या होता है आपके पास B12 के साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होता है, सही के बाद ये इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होने के बाद एक रिसेप्टर पर जाके लग जाता है। ये आपके पास वॉल में रिसेप्टर था, उस रिसेप्टर पर जाकर इंट्रिंसिक फैक्टर लग गया और इस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 भी था। जब ये लगता है, अब इतने बड़े मॉलिक्यूल को पूरा इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 इसको इकट्ठे हम वैसे ट्रांसपोर्ट तो नहीं करवा सकते, तो होता यह है कि यहाँ से जो वॉल है वो यूं पिंच ऑफ करना शुरू कर देती है और एक वेसिकल फॉर्म कर लेती है यूं करके। इस वेसिकल के अंदर आपके पास विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर ट्रेवल करके तो यहाँ से, तो ये जो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर इस गट से निकल के बाहर गया है, ये विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस गया है, सही की बात। बेसिकली ये तो मैंने आपको एक ब्लड वेसल की वॉल में शो किया है। आमतौर पे जो टर्म एंडोसाइटोसिस है ये एक सेल के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस एक सेल के अंदर इस तरह से एंटर होता है तो हम कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस इस तरह करके ये बनी और ये एंटर हुआ, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसी तरह से अगर कोई ड्रग एक सेल से बाहर आ रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेसिकल, उसको हम कहते हैं कि ये एक्सोसाइटोसिस हुआ है, यानी कि एक ड्रग था उसने बाहर निकलना था, वो इस तरह करके एक इसके अंदर चला गया और अल्टीमेटली यूं बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो ड्रग बाहर निकला है इसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक होगी बात। तो ये हमने देखा, वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 की ट्रेवलिंग है वो इसी तरह से पहले सेल के अंदर जाती है, फिर दोबारा सेल से बाहर निकलती है, यानी कि ये जो सेल के अक्रॉस ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। वेरी सिमिलरली हम जो आयरन को डिस्कस करते हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन ट्रांसफेरेंट की वजह से हो रही होती है, वो भी विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस ही हो रही होती है। ठीक, ये चार तो आपके पास वुमेन ड्रग्स के बारे में उन्होंने 4 फॉर्मूलाज ऑफ परम्यूशन लिखे हुए थे या 4 तरीके ऑफ परम्यूशन लिखे हुए थे मिनी कैटसन के अंदर। जो लिपिनकॉट है वहां पे वो कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ड्रग्स परमिएट करते हैं, यानी कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ड्रग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भी जा सकता है। ऑलराइट, फिक्स लॉ क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, ये भी जारी बदल मैटर करेगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में हम खासतौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देख रहे होते हैं। क्यों चार्ज देख रहे होते हैं? क्योंकि जो ऐसे ड्रग्स है जिनमें थोड़ा बहुत चार्ज आ गया है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास एक एसिड है AH, सही के बाद ये एसिड अपने एच को लूज कर देता है और बनाता है A नेगेटिव, सही। अब ये पोलराइज्ड हो गया है। जो भी पोलराइज्ड सब्सटेंसेस होते हैं, सारे पोलराइज्ड सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल ज्यादा होते हैं, लिपिड सॉल्युबल कम होते हैं। ठीक, तो अब अगर एक ड्रग पोलराइज्ड है तो जाहिर सी बात है आपके पास मेनली तो लिपिड बायलर होती है, तो पोलराइज्ड सब्सटेंसेस की ट्रेवलिंग कम हो जाएगी या उनके लिए क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। वेरी सिमिलरली अगर एक ड्रग नॉन पोलर है उसके लिए ट्रेवल करना आसान हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी आपने ड्रग लिया या कोई भी सब्सटेंस है, वो किस हद तक, सारी बात है कोई भी सब्सटेंस लिया है वो कुछ हद तक नॉन पोलर भी होगा और उसके कुछ मॉलिक्यूल पोलराइज भी हो चुके होंगे। अब कितने मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, कितने मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास मीडियम की pKa वैल्यू पे। तो अगर हमें किसी मीडियम की हमें pH वैल्यू, pKa बेसिकली ड्रग की होती है और pH हमारे पास मीडियम की होती है। तो अगर हमें pH ऑफ द मीडियम भी मालूम हो और pKa ऑफ द ड्रग भी मालूम हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ड्रग के कितने मॉलिक्यूल्स मतलब क्या रेशियो होगी बिटवीन द प्रोटोनेटेड एंड अनप्रोटोनेटेड, यानी क्या रेशियो होगी बिटवीन द अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड आयंस। ठीक होगी बात? ऑलराइट जी।
सिंपल चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हेज़लबैच इक्वेशन जो है ये हम पहले भी बहुत डिटेल से केमिस्ट्री वगैरह में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब आती है हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब भी कोई बेस होती है तो बेस मिसाल के तौर पे ये स्टेबल बेस है, ये अपने साथ हाइड्रोजन आयन को मिलाती है और मिला के ये आयोनाइज हो गई, सही। वेरी सिमिलरली ये हमारे पास एक एसिड है, ये एसिड आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन को छोड़ देता है और ख़ुद ये एसिड जो है वो आयोनाइज हो गया, सही होगी बात। इस तरह से बेस भी आयोनाइज होती है, एसिड भी आयोनाइज होता है। बेसिस का काम होता है हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाना और एसिड का काम होता है हाइड्रोजन को लीव करना, सही की बात। तो हम बेसिकली ड्रग्स के ये वाली चीज़ें चेंज भी कर लेते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे हम किसी ड्रग को ज़्यादा आयोनाइज कर देते हैं या कम आयोनाइज कर देते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसने ना एसिडिक ड्रग का इंटेक काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, सही होगी बात। अब होता बेसिकली क्या है, जब इसने एसिडिक ड्रग का इंटेक कर लिया तो जब भी आपको कोई ड्रग होता है तो मैं बस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखो जी, ये है हमारे पास किडनी में जो ग्लोमेरुलाई होता है, ठीक है। ये हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल आ गई। अब हुआ क्या, जो भी ड्रग था वो यहाँ से ये आपके पास ब्लड वेसल है, सही होगी बात। ड्रग जो है वो यहाँ से निकला, फिल्टर आउट होके आ गया ग्लोमेरुलस के अंदर। ये सिंपल नॉन आयोनाइज ड्रग था, ये काफ़ी हद तक फैट सॉलेबल था। तो जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी तो ये ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक। तो बहुत थोड़ा सा ड्रग है जो कि हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हुआ, ओके के बाद। अब एक पेशेंट है, उसने बहुत ज़्यादा एसिडिक ड्रग का इंटेक कर लिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेक कर लिया। हम चाहते हैं कि ये जो एसिडिक ड्रग है इसकी इतनी रीअब्जॉर्प्शन ना हो, ये एसिडिक ड्रग इसकी बॉडी से निकले, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी हो रही है, सही के बाद। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके यूरिन को या जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है उसको थोड़ा सा एल्कलाइन कर दें। जब हम उसके फिल्ट्रेट को थोड़ा सा एल्कलाइन करेंगे तो होगा ये कि यहाँ का जो एसिड होगा वो अपने हाइड्रोजन आयंस लूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो आगे पर एसिडिक ड्रग था वो ड्रग अपने हाइड्रोजन आयंस लूज करना शुरू कर देगा और खुद आयोनाइज हो जाएगा। तो जब ड्रग यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो आयोनाइज्ड ड्रग आसानी से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। जब आयोनाइज्ड ड्रग रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो वो ड्रग सारा जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हमने उस ड्रग की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दिया है बाय चेंजिंग द एसिडिटी या बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, सही। तो फिल्ट्रेट की हम पीएच को चेंज करके या किसी भी कंपार्टमेंट की पीएच को हम अमेंड करके किसी भी ड्रग की जो ट्रेवलिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट जी, ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी। उसके बाद हमने अब बेसिकली 4 चीज़ें जो हमें स्टडी करनी है। नंबर 1 ड्रग की एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 एलिमिनेशन। सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन को। कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब ड्रग की एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए देखिएगा जनाबे वाली, ये हमने एक पेशेंट को यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट कर दिया। ये मिसाल के तौर पे उसकी कोई भी ऑर्गन है, कोई मसल है या किसी भी जगह पे हमने ये ड्रग इंजेक्ट कर दिया। अभी ये ब्लड ये जो ड्रग है ये उसके इस टिश्यू के अंदर आया है या इस ऑर्गन के अंदर आया, ये ब्लड के अंदर नहीं गया। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली क्या है, द ट्रेवलिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड। सही के बाद इसको आगे हम बायो अवेलेबिलिटी में भी देखते हैं, लेकिन ये होती है बेसिकली एब्जॉर्प्शन। सही के बाद अगर हम कोई ड्रग इंजेक्ट डायरेक्टली ब्लड के अंदर कर दें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट फिर नहीं रहेगा। हम कहेंगे इसकी एब्जॉर्प्शन 100% हो गई है या इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी 100% है। बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है जितना ड्रग हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं इसमें से कितना ड्रग ब्लड तक पहुंच पा रहा है। अगर आपने एक पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया है 100 ml ऑफ ड्रग, इस 100 ml में से 10 ml जो है वो यहीं पे रह जाता है और बाकी 90 ml आपके ब्लड तक पहुंच जाता है। तो हम कहते हैं इस वाले ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है 90%। सही की बात। तो सीधी सी बात है, जो भी ड्रग्स आप ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं उन सारे ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि जितना ड्रग हम देते हैं वो सारे का सारा ब्लड में पहुंच जाता है। पहुंचते क्या है यार, हमने दिया ही ब्लड के अंदर है। ठीक होगी ना बात। ऑलराइट, तो ये तो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह मजीद डिटेल के साथ बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना बेसिकली ये था कि किसी भी ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, आप किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप, तो मैंने बताया ना, इंट्रावेनसली दे रहे हो तो एब्जॉर्प्शन तो 100% है।
या किसी मसल के थ्रू दे रहे हो या गट के थ्रू दे रहे हो, गट के थ्रू दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंजाइम्स भी एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ लिवर भी मेटाबोलाइज करेगा, और मेटाबॉलिज्म करने की वजह से ड्रग काफी थोड़ा सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाएगा, तो हम कहेंगे भाई इसकी तो एब्जॉर्प्शन काफी कम हुई है या इसकी बायो अवेलेबिलिटी काफी कम है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसी रूट में आपके पास लार्ज सरफेस एरिया मिल रहा है ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए, किसी में आपको बहुत थोड़ा सरफेस एरिया मिल रहा है। ऑलराइट, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, जिस ऑर्गन में आपने ड्रग दिया है अगर तो उस ऑर्गन में बहुत ज्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई है तो इसका मतलब है ड्रग को काफी सारा ब्लड मिल रहा है जिसके अंदर वो एंट्री मार सकता है। तो यानी कि जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा किसी भी जगह पे उतनी ही ज्यादा आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाई ब्लड फ्लो मेंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या बात हुई? एक चीज तो हमें पता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्यूजन होगी या उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। सही, वो कह रहे हैं जब ब्लड फ्लो हाई होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हाई हो जाता है। ये किस तरह से? बेसिकली देखो बात ये है, ये हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर ये ड्रग मौजूद है, सही होगी बात, और ये बाहर से हमारे पास ब्लड गुजर रहा है, ये समझ लो ब्लड गुजर रहा है। अब अगर तो ये ब्लड आहिस्ता 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 गुजरेगा तो होगा क्या? ये जब आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था तो थोड़ा सा ड्रग जो है, मिसाल के तौर पे अंदर थे 90 पार्टिकल्स या अंदर थे 1000 पार्टिकल्स और बाहर हो गए हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट होने की वजह से बाहर हो गए हैं 100 पार्टिकल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बिटवीन 1000 एंड 100, रेशो 1000 रेशो 100, ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ब्लड बड़ा स्लोली 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 ट्रेवल करता है, ये जो ड्रग्स थे ये स्लोली स्लोली आगे चले गए और फिर थोड़ा सा और आ गया, इस तरह से काम चल रहा है। ठीक, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ, अगर बहुत तेजी से ब्लड गुजरता चला गया तो होगा क्या? यहाँ पे कभी 100 पार्टिकल्स हो ही नहीं सकेंगे एक वक्त में। ऐसे मिसाल के तौर पे अभी 10 पार्टिकल्स ट्रेवल किए थे, ब्लड साहब आगे निकल गए, मजीद नया ब्लड आ गया जिसमें कोई ड्रग नहीं था, मजीद 10 पार्टिकल्स अभी ट्रेवल किए, पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे थे लेकिन ब्लड जो है वो आगे गुजरता चला जा रहा है, तो वो यहाँ से ड्रग को लेके आगे निकली जा रहा है, तो जो नया ब्लड आ जाता है, जब नया ब्लड आता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा ह्यूज है। किस तरह से ह्यूज है? यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे सिर्फ 10 मॉलिक्यूल एट अ टाइम रुक पाते हैं ना, बाकी तो फिर आगे चले जाते हैं। ठीक, तो ये 1000 और 10 ज्यादा बड़ा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि यार जब ज्यादा गुजरेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी तो 1000 से कम होता चला जाएगा ना, वो बात कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ड्रग इतनी लार्ज क्वांटिटी में है कि हम उसको अभी जो उसमें कमी आ रही है उसको आप समझ लो कि नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। सही होगी बात? ऑलराइट, तो ये बात समझ में आ गई, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी तेजी से ब्लड यहाँ से ड्रग को ले जाएगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतना लार्ज होगा। कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। अगर आपने बंदे को ज्यादा ड्रग इंजेक्ट किया है तो जाहिर बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा बड़ा बन गया होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अगर आपने थोड़ा सा ड्रग इंजेक्ट किया है तो थोड़ी एब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा बनेगा। तो ये तो बहुत सिंपल चीज थी। ये 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं आपके पास यहाँ पे मेरी एग्जाम पे। एक 3-4 और फैक्टर्स भी हैं जो हम लिपेनकॉर्ट से यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर 1, पीएच ऑफ द ड्रग। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा ही है कि पीएच पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से ड्रग की एब्जॉर्प्शन वगैरह कितनी होगी, उसकी आयनाइजेशन है नहीं है, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा। सही के बाद एक और फैक्टर है आपके पास, कॉन्टैक्ट टाइम। ड्रग को एब्जॉर्प्शन के लिए कितना टाइम मिल रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दवाई खाई है और दवाई खाने के बाद उसको हुआ हुआ डायरिया, ठीक है, वो जैसे ही दवाई खाता है तेज तेज इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चल रही है, जो भी वो खाता है बहुत जल्दी से निकल रहा है, तो यानी कि दवाई को आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है। सही होगी बात? तो बेसिकली आपने देखा होगा कुछ दवाइयों को कहते हैं कि जी इसको खाने के साथ खाइएगा, खाने के बाद खाइएगा या इस तरह की चीजें। अब होता बेसिकली क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ कुछ चीजें जो है वो थोड़ी टाइम मिलता है, आपके जो ड्रग है उसको एब्जॉर्प्शन का टाइम ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि जाहिर बात है स्टमक ने जब तक फूड को डाइजेस्ट नहीं किया या आगे जो इंटेस्टाइन है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं करती तब तक वो आगे तो ये ना भेजती। ठीक है, जब हम खाने के साथ गोली लेते हैं तो गोली को या ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो यानी कि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगा। एक और फैक्टर, छठा फैक्टर आता है हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन्स का। बेसिकली अब पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड बैक टू द ल्यूमेन। यानी आपने को ड्रग का इंटेक किया, वो एक तरफ तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था, दूसरा पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ड्रग वापस लूमेन में आना शुरू हो जाता है।
तो अगर किसी जगह पे ज्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन है वहां पे ज्यादा ड्रग वापस आ जाएगा और हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन काफी कम है, क्योंकि एक तरफ ड्रग बेचारा एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है, दूसरी तरफ पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से वो ड्रग वापस आ गया। ठीक, तो जिन जगहों पे हाई एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि ज्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उन जगहों पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन, टोटल जो ड्रग ब्लड में जा रहा है वो कम होता है। डर के बाद तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन के हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। याद करने के लिए मैंने नमूने का जैसा बताया जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एब्जॉर्प्शन ड्रग के लिए ABC, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रूट, B फॉर ब्लड फ्लो और C फॉर कंसंट्रेशन, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा बताया उनके नमूने के PPC, P से पी ग्लाइकोप्रोटीन, P से pH और C से कॉन्टैक्ट टाइम। दोनों की बात तो ये तो हमें देख लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि वंस अब ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर आ चुका है, जिस भी कंसंट्रेशन में उसने आना था वो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डेवलप हो चुकी है, अब ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, यानी कि ये ड्रग जो है ये मुख्तलिफ टिश्यूज में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमने इस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, बात इसमें इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ज्यादा अच्छी होती है, किन फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कम होती है, वो देखते हैं। पहला फैक्टर आता है हमारे पास साइज ऑफ द ऑर्गन। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गन का साइज बड़ा है तो हमारे पास ज्यादा ड्रग निकल सकेगा, ज्यादा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगी। अगर ऑर्गन का साइज छोटा है तो थोड़े ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वजह क्या है, देखो एक ड्रग है उसका साइज काफी छोटा है, सॉरी एक ऑर्गन है उसका साइज काफी छोटा है, ड्रग जब यहाँ पे निकलना शुरू करेगा, थोड़ा सा ही ड्रग निकल के इस ऑर्गन में आएगा तो इस ऑर्गन के अंदर भी ड्रग की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद इस ऑर्गन के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन उतनी ही हो जाएगी जितनी कंसंट्रेशन ब्लड में थी। तो जब उतनी ही हो गई है तो फिर मजीद बाहर नहीं आएगा, मजीद ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लड है इसके अंदर कंसंट्रेशन थी जनाबे वाली 1000 पार्टिकल्स ऑफ ड्रग पर 100 ml, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 पार्टिकल्स पर 100 ml। ये थोड़े थोड़े से अब अच्छा, ब्रेन इज कंसिडर्ड एज स्मॉल ऑर्गन। लार्ज ऑर्गन जिस तरह के स्केलेटल मसल्स वगैरह आपको पता है कितने काफी ह्यूज साइज के होते हैं, हमारे पास स्केलेटल मसल का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अच्छा, अब ब्रेन है हमारे पास स्मॉल ऑर्गन। अब हुआ ये है ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन थी 1000 पार्टिकल्स पर ml, थोड़ा थोड़ा ड्रग जो ब्रेन में आना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर बाद ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन हो गई है 700 पार्टिकल्स पर ml। ठीक, तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काफी छोटा रह गया है, सिर्फ 300 का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं चलो हल्की हल्की करके ड्रग निकलती जा रही है, ड्रग ब्रेन में आती जाती है। थोड़ी ही देर बाद ब्रेन के अंदर भी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो 1000 पार्टिकल्स पर ml हो जाएगी। अब मजीद ड्रग निकल के नहीं जाएगा क्योंकि ब्लड में भी कंसंट्रेशन है और ब्रेन में भी वही कंसंट्रेशन है। इसके बरअक्स अगर हम किसी लार्ज ऑर्गन में देखें तो वहां पे ड्रग निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा और स्केलेटल मसल में स्प्रेड होता जाएगा, तो बहुत देर बाद जाके स्केलेटल मसल में ये कंसंट्रेशन अचीव होगी, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग काफी ज्यादा हो जाएगी, काफी ज्यादा ड्रग निकलकर स्केलेटल मसल में आ जाएगा। जारी बात है, बड़ा ऑर्गन है उसको भरते भरते टाइम लग जाएगा, छोटा ऑर्गन है भरते भरते थोड़ा टाइम लगेगा या थोड़ा ड्रग निकलेगा उसको भरने के लिए। सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लो। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कहे हैं, अच्छा नहीं वो वाली बात इंटरेस्टिंग लाइन तो मैंने पहले बता दी है। अच्छा, ब्लड फ्लो जितना ज्यादा किसी भी जगह पे ब्लड फ्लो है, जाहिर सी बात है वहां पे उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उतना ही ज्यादा एरिया मिल रहा है हमारे पास ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ऑर्गन के अंदर डिफ्यूज होने के लिए। कोई इसमें ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। अच्छा, फिर इसी तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह हम सागर तौर पर यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो कंपार्टमेंट्स का वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चलो हम एक चीज देख लेते हैं। लो जी, एक तो हमारे पास फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, जो कि प्लाज्मा कहलाता है या कह लो ब्लड कहलाता है। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास ब्लड वेसल से बाहर और सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि क्या ब्लड वेसल से बाहर आपके पास ये सारा एरिया आ गया ना, जिसको आप एक्स्ट्रा वैस्कुलर कह सकते हो। इस सारे एरिया में कुछ फ्लूइड सेल्स के अंदर है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और कुछ सेल्स के बाहर है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही होगी बात? ऑलराइट। अब कुछ ड्रग्स तो ऐसे होंगे जिनकी परमिबिलिटी इतनी थोड़ी है कि वो ड्रग्स इस ब्लड से ही बाहर नहीं आते, तो ऐसे ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो ना होने के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, क्योंकि जितना ड्रग ब्लड में था वो उतना ही ब्लड में रहा है, वो ब्लड से बाहर आया ही नहीं। ओके,
पर कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे कि वो इस ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो पार कर जाते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल के दरमियान जो मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको नहीं क्रॉस कर पाते। तो ऐसे सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सही, लेकिन निस्बतन कम होगी, क्योंकि ऐसे सेल्स प्लाज्मा से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, बस आगे सेल में नहीं जा पाते। सही होगी बात। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इन फ्लूइड्स में हो रही होगी। और फिर कुछ ऐसे भी ड्रग्स होंगे जो कि ब्लड मेम्ब्रेन को भी, इस ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं और सेल की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये वाले ड्रग्स जो हैं, ये पूरी बॉडी फ्लूइड, जितना भी आपकी बॉडी में फ्लूइड होता है, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान की बॉडी है तो उसका बॉडी वेट 60% ऑफ द बॉडी वेट फ्लूइड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो ऐसा ड्रग है वो पूरे बॉडी फ्लूइड के अंदर स्प्रेड होता है, उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सारी बात है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड में से निकल रहा है, वो सेल्स के अंदर भी जा रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जा रहा है। ऑल राइट जी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट आती है हमारे पास बाइंडिंग। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एक बात ध्यान में रखना, जो हमने कहा था ना डिफ्यूजन ज़्यादा होती है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन देखते हैं वो होती है फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन। कभी भी जो बाउंड फॉर्म में ड्रग होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं करता, वो प्रेशर डेवलप नहीं करता। सही के बाद फ्री ड्रग डेवलप करता है। अब होगा क्या, एक ड्रग है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा, ये मिसाल के प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और कोई ड्रग है वो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत अच्छी है। अब होगा क्या, और ये देखो जी कोई दो पार्टिकल्स हैं जो कि अनबाउंड है, यानी कि फ्री फॉर्म में। अब ब्लड के अंदर कितने पार्टिकल्स यहाँ पे शो किए मैंने आपको ड्रग के 5, लेकिन उनमें से 3 पार्टिकल्स जो है वो बाउंड है, सिर्फ 2 पार्टिकल्स फ्री फॉर्म में है, ठीक। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर रहे होंगे सिर्फ 2 पार्टिकल्स, डन होगी बात। लेकिन है ज्यादा, तो होता बेसिकली ये है कि अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है तो हम कहते हैं ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग होगा। सही होगी बात। और डिफ्यूजन बड़ी हल्की हल्की है, बहुत हल्की हल्की है, क्योंकि डिफ्यूजन तो सिर्फ इन 2 की वजह से हो रही है। तो हम कहते हैं यार कोई खास बड़ा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो नहीं है, इधर 2 पार्टिकल है तो कोई पार्टिकल नहीं है, छोटा मोटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हल्की हल्की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती चली जाएगी। हालांकि हकीकत में ब्लड के अंदर काफी ज्यादा ड्रग मौजूद है। सही होगी बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैस्कुलर प्रोटीन्स, अच्छा इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉरफेरिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होती है। एक और ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर एरिया, यानी यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं और ये वाली प्रोटीन्स अपने साथ ड्रग को बाइंड करती हैं। अब अगर ये वाली प्रोटीन्स ड्रग को बाइंड करेंगी तो क्या होगा, जो ड्रग है वो हमारे पास यहाँ से निकलना शुरू होगा और निकल के एक्स्ट्रा वैस्कुलर यहाँ पे बाइंड होता चला जाएगा, यहाँ पे बाइंड होता चला जाएगा। फ्री ड्रग यहाँ पे है कोई नहीं, तो कंसंट्रेशन बाहर डेवलप नहीं हो रही, तो यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा ही रहेगा। ड्रग मोहतरम निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, सही होगी बात। और एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में बहुत ज़्यादा ड्रग आ जाएगा। डन, ऑलराइट जी। नेक्स्ट एक और चीज़ वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब लिपनकॉर्प में लिखी हुई है, एंड दैट इज कैपिलरी परमेबिलिटी। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी कैपिलरीज की, उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होगी। सिंपल चीज़ है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसको हम चैप्टर नंबर 3 में इसका डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी बस ये बात ध्यान में रख लें कि जितना ज़्यादा ड्रग निकलता है उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग होती है। सही होगी बात। और वो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में होती है, वो कंपार्टमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे उन्होंने वही 3 कंपार्टमेंट्स का जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। अभी तक हमने जो बात डिस्कस कर ली है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, यानी किस तरह से ड्रग ब्लड के अंदर आया है, एब्जॉर्प्शन किस तरह से हुई है। फिर दूसरा हमने डिस्कस कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। अब सारी सी बात है, ड्रग ने मेटाबोलाइज तो होना ही होना है हमारी बॉडी के अंदर। आपके पास इस तरह से लिवर मौजूद है मेटाबोलाइज करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपने ब्लड का ओरल इनटेक किया है, वो गट में गया, गट से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। कौन सी सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है, पोर्टल सर्कुलेशन में। अब पोर्टल सर्कुलेशन गट से एब्जॉर्ब करते साथ ही ड्रग को लेके जाएगी लिवर के पास, और लिवर मोहतरम का तो काम है जी मेटाबॉलिज्म करना। वो तो टॉक्सिक एजेंट्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है, वो तो फूड को भी मेटाबॉलिज्म करता है, फूड प्रोडक्ट्स का, वो ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म करेगा। सही होगी बात। उनके साथ रिएक्शंस होंगे और ये वो सारा कुछ होगा। अब मेटाबॉलिज्म से क्या होता है ये देखते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लो कि ये आया हमारे पास ड्रग जिसका नाम था ABC, ये बहुत ही एक्टिव फॉर्म में था। जब इसको हमने मेटाबोलाइज किया और हमने बना दिया A और इसको B में ब्रेक कर दिया और C में ब्रेक कर दिया, ये सारी जो हैं ये इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये ड्रग जो है वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये ड्रग जो है अल्टीमेटली जिस तरह से खत्म होना था वो खत्म हो गया। ओके होगी बात। ये तो जिस तरह से सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स हो गए या फिनोथायाजीन्स हो गए, ये इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हम देते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं। चीकू की जिसमें मिसाल के तौर पे एक वो डोपामीन के लिए एल डोपा नहीं देते, वो भी इसी तरह से होता है। वो एल डोपा इसलिए देते हैं ताकि उसकी, अगर डोपामीन देंगे तो डोपामीन सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, हम एल डोपा देते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, ब्रेन तक पहुंचता है, वहां पर जाकर जब मेटाबोलाइज होता है तो वो खुद ब खुद डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जिस तरह हम वो एंजाइम्स को नहीं देखते, ट्रिप्सिनोजन रिलीज हुआ, हमने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया और वो आगे खुद ब खुद एक्टिव हो गया, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। तो वेरी सिमिलरली कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो कि हम इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं पेशेंट को और वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। इन ड्रग्स को हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। सही होगी बात। एग्जाम्पल आती है पास लिवोडोपा और मिनॉक्सिडिल। हुआ क्या, मिसाल के तौर पे एक ड्रग था 123, ये ड्रग था जी इनएक्टिव फॉर्म में। जब हमने ये ड्रग पेशेंट को इंजेक्ट किया तो पेशेंट के अंदर जाके ये ड्रग कन्वर्ट हो गया इनटू 12 या 12 और 3। अब ये 1-2 जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म थी, तो बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस हुई। ऑलराइट, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, अब तीसरी तरह के ड्रग देखने लगे हम, वो हम देते हैं एक्टिव फॉर्म में। जिस तरह एबीसी दिया था उसको एक्टिव फॉर्म में देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ड्रग दिया जी XYZ, एक्टिव फॉर्म में दे दिया, ठीक, और बॉडी ने इसको मेटाबोलाइज करके कन्वर्ट कर दिया XY में और Z में। लेकिन ये XY भी एक्टिव है, XY के भी प्रॉपर इफेक्ट्स होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म तो हुआ, लेकिन द एक्टिव ड्रग हैव एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, उसके जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं वो भी एक्टिव ही हैं, उनका भी कोई ना कोई एक्शन ही है। तो ये वाला ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के बावजूद इसका एक्शन खत्म नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जिस तरह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनती है मॉर्फिन और बेंजोडाइजेपीन्स। ऑलराइट जी, तो ये हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली। और फिर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका हम मेटाबॉलिज्म करते ही नहीं, हमारी बॉडी उनको मेटाबोलाइज कर ही नहीं पाती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक ड्रग था जी, क्या करें जी, 7 या चलो 7BP, सही है, ये ड्रग था जिसको मेटाबोलाइज करते ही नहीं। तो इस ड्रग का एक्शन कब खत्म होगा, जब बॉडी में से ये ड्रग निकल जाएगा। डाउन होगी बात। तो ये तो थी मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग के बारे में। अच्छा, अब लिपिन-कॉर्ट के थोड़ी सी और बातें भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे पास होते हैं साइटोक्रोम्स। खास तौर पे वो लिपिन-कॉर्ट में जिक्र कर रहे हैं साइटोक्रोम P450। नॉमेनक्लेचर बताते हैं कि P450 क्यों कहते हैं इसको, नॉमेनक्लेचर को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वैसे हम देखते हैं। अब साइटोक्रोम्स जो होते हैं ना, वो ड्रग्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। पर्टिकुलर साइटोक्रोम्स होंगे पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए, बहुत सारी किस्मों के साइटोक्रोम हमारी बॉडी में। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स होते हैं साइटोक्रोम इंड्यूसर्स, यानी कि मिसाल के तौर पे ये साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम मोहतरम जो है वो एक ड्रग को, जो ड्रग है जी NCA, इस ड्रग के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व है ये साइटोक्रोम। अब हमने इस पेशेंट को दे दिया है साइटोक्रोम इंड्यूसर, तो होगा ये कि ये साइटोक्रोम इंड्यूसर आएगा, इन साइटोक्रोम्स को एक्टिवेट करेगा। जब ये साइटोक्रोम्स एक्टिवेट होंगे तो इस ड्रग का जो ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो ये ड्रग हो सकता है अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी लूज़ कर दे। यानी पहले तो ये ड्रग जाता था 1-2 घंटे में इंसान का ब्लड प्रेशर ठीक करता था और फिर मेटाबोलाइज हो जाया करता था। अब चूंकि हमने एक और ड्रग दिया है और जो दूसरा ड्रग दिया वो साइटोक्रोम इंड्यूसर का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाला ड्रग अपना काम करने से पहले ही हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइटोक्रोम इंड्यूसर्स भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ड्रग्स फिर होते हैं साइटोक्रोम इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स की वजह से क्या होगा, जिस ड्रग को ये साइटोक्रोम ब्रेक कर रहा था वो वाला ड्रग ब्रेक होगा ही नहीं, तो वो अपना एक्शन बहुत ज़्यादा कर देगा। इसकी एग्जांपल ये है कि हम पेशेंट्स को दे रहे होते हैं वॉरफेरिन। अब वॉरफेरिन बेसिकली एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है, ठीक है। मैं पेशेंट को दे रहा हूँ वॉरफेरिन और साथ ही मैंने पेशेंट को ओमिप्राजोल भी दे दिया है। ये दोनों ड्रग्स का इनटेक कर रहा है पेशेंट। अब होगा क्या, ओमिप्राजोल साइटोक्रोम इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। जो साइटोक्रोम इस वॉरफेरिन को ब्रेक करता था, जो साइटोक्रोम इस वॉरफेरिन को ब्रेक करता था, उस साइटोक्रोम को ओमिप्राजोल ने इनहिबिट कर दिया। तो अब क्या होगा, वॉरफेरिन ब्रेक नहीं होगा, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और जब वॉरफेरिन अपना एक्शन बहुत ज़्यादा करता है तो होता बेसिकली ये है कि वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट है, जब ये बहुत ज़्यादा काम करेगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे।
ओके हो गई बात, क्लियर हो गया। इसमें आई थिंक सो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। तो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया साइटोक्रोम इनहिबिटर्स और साइटोक्रोम इंड्यूसर्स के बारे में। नेक्स्ट आती है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज नॉट द सेम एज एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज का हमारी बॉडी में से निकल जाना, जबकि एलिमिनेशन का मतलब है ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाना, ड्रग जो अपना एक्शन कर रहा था वो एक्शन खत्म हो जाना। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी उस ड्रग की एक्सक्रीशन तो नहीं हुई लेकिन उसका इफेक्ट खत्म हो गया, जैसा कि हमने इस ड्रग के केस में पढ़ा था कि एबीसी का हमने मेटाबॉलिज्म किया तो उसकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इनएक्टिव थी। ठीक, तो ये एबीसी को मेटाबोलाइज करने से ये इसकी एलिमिनेशन तो हो गई है, यानी इसका एक्शन तो रुक गया, लेकिन अभी एक्सक्रीशन नहीं हुई, अभी इसको बॉडी से निकाला नहीं है। तो एक्सक्रीशन काफी देर बाद होगी लेकिन एलिमिनेशन पहले ही हो गई है। कुछ ड्रग्स में ऐसा होता है एक्सक्रीशन काफी बाद में होती है, एलिमिनेशन पहले ही हो जाती है। ठीक, कुछ ड्रग्स ऐसे भी थे जिनको हमने मेटाबोलाइज किया ही नहीं था, जैसे कि ये 7BP आपको याद होगा, मैंने कहा था इनको मेटाबोलाइज करते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब ये बॉडी से निकलेंगे तब ही इनका एक्शन खत्म होगा। तो ऐसे ड्रग्स के लिए जब इनकी एक्सक्रीशन होती है तब ही इनका एक्शन खत्म होता है, यानी तब ही इनकी एलिमिनेशन होती है। अच्छा पे ये जो एक्सक्रीशन है यानी ड्रग का बॉडी से निकलना, आमतौर पर तो ये हम कहते हैं कि लिवर मेटाबोलाइज करता है और उसके बाद बाइल में रिलीज कर देता है ड्रग की प्रोडक्ट्स को, तो फीसेस के थ्रू निकल जाता है, बाइल के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है ड्रग, या कुछ ड्रग्स इवन आपके एयर पैसेजवे के थ्रू भी निकलते हैं। जिस तरह के तौर पर गैसियस ड्रग्स जो हैं, जो हमने वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैसेस दी थी, वो सांस के थ्रू ही बाहर निकलती हैं, सांस के थ्रू ही वो एक्सक्रीट हो रही होती हैं। सही होगी बात, ऑलराइट। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स ऐसे भी थे आपको याद होगा जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स थे, जैसे हमने ये XYZ दिया था, इसका मेटाबॉलिज्म तो हुआ था लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन गए थे। तो ऐसे ड्रग्स में मेटाबॉलिज्म इस ड्रग के एक्शन को खत्म नहीं कर सका, यानी मेटाबॉलिज्म इस ड्रग की एलिमिनेशन नहीं करवा सका। ओके होगी बात। फिर कुछ ड्रग्स जनाब ऐसे भी होते हैं जो कि रिसेप्टर्स के ऊपर इरिवर्सिबली अटैच हो जाते हैं। अब ऐसे केस में होता पता क्या है, आमतौर पे ना हम ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं और हिसाब लगाते हैं कि कितना ड्रग बॉडी से निकल गया। ठीक है, होता ये है कि वो जो ड्रग्स है ना वो यहाँ से निकल जाते हैं और निकल के यहाँ पे रिसेप्टर्स पे पक्के पक्के अटैच हो गए। ठीक, काफ़ी टाइम लगा, ब्लड में से सारे का सारा ड्रग निकल गया। हम कहते हैं अगर ब्लड में से सारा निकल गया तो इसमें बॉडी में से भी ऐसा ऐसा सारा निकल ही गया होगा, लेकिन हकीकत में वो जो ड्रग है वो इन रिसेप्टर्स पे पक्का इरिवर्सिबली अटैच हुआ है और अपना एक्शन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एग्जाम्पल वो यहाँ पे दे रहे हैं फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन जब हम किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो तकरीबन 1 घंटे बाद सारी फिनॉक्सीबेंजामीन ब्लड में से निकल चुकी होती है, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन का जो एक्शन है वो 48 आवर्स तक कंटिन्यू होता है। 48 आवर्स तक क्यों कंटिन्यू होता है? क्योंकि वो अपने रिसेप्टर्स पे एक्शन करता चला जा रहा है, जब तक नए रिसेप्टर्स जाके नहीं बनेंगे तब तक इसने अपना एक्शन कंटिन्यू रखना है। ठीक होगी बात। तो इसकी एलिमिनेशन काफ़ी देर बाद जाके होगी, ब्लड में से निकल गया है लेकिन ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन 0 होने के भी काफ़ी देर बाद जाके इसकी एलिमिनेशन होगी। अच्छा, एलिमिनेशन पर 2 तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, दूसरी होती है 0 ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का मतलब है जितनी ड्रग की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन होगी। सही होगी बात। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन थी 1000 पार्टिकल्स पर ml, तो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत तेज़ी से ये ड्रग निकल रहा होगा। जैसी बात है जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ड्रग पहुंच रहा होगा हमारे ये किडनीज तक, ज़्यादा ड्रग पहुंच रहा होगा हमारे लिवर तक। लिवर बेसिकली वैसे तो और जगह भी कर रही होती हैं लेकिन बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिवर कर रहा होता है ना, तो हम कहते हैं कि लिवर ही ड्रग को एलिमिनेट करने में रोल प्ले कर रहा है। तो अगर तो ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रग है तो ज़्यादा ड्रग लिवर तक पहुंच रहा होगा और ज़्यादा ड्रग ब्रेक डाउन हो रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की कंसंट्रेशन स्लो होती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की एलिमिनेशन भी स्लो होती चली जाएगी। सही। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हाफ लाइफ का। सही होगी बात कि एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ है कि मिसाल के तौर पे हर 1 घंटे बाद इस ड्रग की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। तो अगर हमारे पास 1000 पार्टिकल्स पर ml थे तो पहले घंटे में 500 पार्टिकल्स निकल गए, अब और कितने रह गए? 500। दूसरे घंटे में इसके आधे यानी कि 250 निकले और 250 रह गए। तीसरे घंटे में 125 पार्टिकल्स निकले और 125 रह गए, यानी कि 3 घंटे बाद टोटल 500 प्लस 250 750 प्लस 125 875। 3 घंटे बाद 875 पार्टिकल्स निकल चुके हैं और 125 पार्टिकल्स इसके अंदर रह गए हैं। लेकिन आपने देखा पहले घंटे में ज़्यादा पार्टिकल्स निकले थे क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन इन द ब्लड ज़्यादा थी।
दूसरे घंटे में थोड़े पार्टिकल्स निकल रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, और तीसरे घंटे में मजीद थोड़े पार्टिकल्स निकल रहे हैं क्योंकि ब्लड में जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो और कम हो गई है। तो जैसे जैसे ड्रग कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है, हमारे पास जो पार्टिकल्स एलिमिनेट हो रहे हैं उनकी तादाद भी कम होती चली जा रही है। सिंपल सी होगी बात, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम वैसे भी जब आइसोटॉप्स में भी हाफ लाइफ का जिक्र नहीं करते कि जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, वो अपनी एक्टिविटी लूज कर जाते हैं और उनकी एक हाफ लाइफ होती है। तो अगर एक सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा आइसोटॉप्स होंगे तो शुरू में ज़्यादा आइसोटॉप्स इनएक्टिव हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आइसोटॉप्स कम होते जा रहे हैं, इनएक्टिव होने वाले आइसोटॉप्स भी कम होते जाते हैं। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। डन। एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये कहते हैं कि जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है। एक बात बता देता हूँ, हाफ लाइफ ज़्यादा होने का क्या मतलब है? ड्रग तेजी से एलिमिनेट हो रहा है या आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि हाफ लाइफ ज़्यादा होने का मतलब है कि ड्रग को आधा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ज़्यादा टाइम लगने का मतलब है कि वो थोड़ा थोड़ा करके एलिमिनेट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने से हाफ लाइफ कम, इसकी क्या वजह है? देखो, जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी ना तो काफ़ी हद तक ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में से निकल जाएगा और ब्लड में बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रह जाएगी। जब वो थोड़ा सा ड्रग हमारे लिवर तक पहुंचेगा तो लिवर बहुत थोड़े से ड्रग को ही मेटाबोलाइज कर पाएगा। एज अ रिजल्ट हाफ लाइफ काफ़ी कम हो गई है। ठीक, हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत देर लगेगी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में। तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हमारे पास एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स तक थोड़ा ड्रग पहुंचेगा और इसी वजह से बहुत थोड़ी थोड़ी सी एलिमिनेशन होगी, हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा है, यानी कि ज़्यादातर ड्रग आपके ब्लड के अंदर ही रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ड्रग लिवर तक पहुंचेगा और बहुत ज़्यादा ड्रग एलिमिनेट हो सकेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी कि कितनी एलिमिनेशन हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। दूसरा है जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। इसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ब्लड में जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हो, हमने अपने एक कांस्टेंट रेट से रिमूवल करना है। ब्लड के अंदर चाहे 1000 पार्टिकल्स पर ml हो, चाहे 2000 पार्टिकल्स पर ml हो, चाहे 3000 पार्टिकल्स पर ml हो, हमने तय किया हुआ है कि 1 घंटे में हम 10 पार्टिकल्स को ही रिमूव करेंगे। इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी कंसंट्रेशन हमें फर्क ही नहीं पड़ता। आमतौर पे ऐसा तब होता है जब ड्रग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और हमारी जो मेटाबोलाइजिंग मशीनरी है वो लिमिटेड है। मिसाल के तौर पे ड्रग को तोड़ने के लिए हमारे पास 10 मशीनें मौजूद हैं। अब ड्रग के आ रहे हैं 10,000 पार्टिकल्स पर ml। ठीक, तो हम कहते हैं यार हमारे पास मशीनें ही 10 हैं, आप जितने मर्जी ज़्यादा हो, हमने 10 पार्टिकल्स पर ml को हम ब्रेक करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, तो ये 990 हो जाएंगे। फिर अगले घंटे में दोबारा 10 पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे, ये 980 हो जाएंगे। फिर अगले घंटे में दोबारा हम 10 पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास मशीनें ही 10 हैं, इससे ज़्यादा मशीनें हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा काम हम कर ही नहीं सकते। सही की बात। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो एक फिक्स्ड रेट तक होता है, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था ना, स्पेशल कैरियर्स इन्वॉल्व होता है तो डिफ्यूजन का एक फिक्स्ड रेट होता है। डिफ्यूजन फिक्स लॉ को फॉलो नहीं करती। पहले मैं फिक्स कह रहा था, अभी मैं फिक्स कह रहा हूँ, तो मैं कैसे कंफ्यूज ना हो जाना थोड़ा सा। अच्छा, खैर नहीं बेस। तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हो गया। जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन की एग्जांपल होती है हमारे पास एथेनॉल। ये बहुत बड़ी कंसंट्रेशन में हो जाती है और इसने एक पर्टिकुलर रेट से ही रिमूव होना है, डिपेंड नहीं करता कि ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल कितनी है, ज़्यादा या कम है। डन। फिर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स आते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पे वो मल्टी कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और अदर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।